नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कक्षा 10वीं विषय हिंदी विषय पद। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि पद क्या होता है और पद के मुख्य कौन कौन से भेद होते हैं। आज हम इसके बारे में रिवीजन करेंगे। उसके बाद वाक्य क्या होता है उसके बारे में बताएंगे कि पद क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, जब किसी शब्द को व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि व्याकरण के अनुसार जब उसको हिंदी व्याकरण में उपयुक्त स्थान पर प्रयुक्त होने के लिए योग्यता प्राप्त हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। जैसे लड़का है, कुत्ता है, डंडा है, ये सभी क्या होते हैं? शब्द होते हैं। यदि इन शब्दों की अभिव्यक्ति या प्रसर्ग या प्रत्यय जोड़ दिए जाएं तो वो क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। जैसे लड़के ने कुत्ते को डंडा मारा। मैंने जो शब्द लिखे थे, लड़का, कुत्ता, डंडा, अगर इनको हम एक वाक्य में व्याकरणिक तौर पर प्रयोग करते हैं तो इससे एक वाक्य बन जाता है कि लड़के ने कुत्ते को डंडा मारा। इसके शब्द और पद में क्या अंतर होता है? पहले तो शब्द भाषा की स्वतंत्र व सार्थक इकाई है, परंतु यह वाक्य से बाहर रहता है। शब्द भाषा की स्वतंत्र व सार्थक इकाई है। शब्द जो है वो है एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रहता है जो वाक्य से बाहर रहता है, परंतु जब शब्द व्याकरणिक नियमों के अनुसार वाक्य में का अंग बन जाता है तो वो क्या कहलाता है? पद बन जाता है। इसके मुख्य 5 भेद मैंने जो आपको बताया था, मुख्य 5 भेद इसके। पहला है संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध करवाए उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे अशोक है, हिसार है, हरियाणा है, आगरा है, ये क्या कहलाते हैं? ये संज्ञा कहलाते हैं। दूसरा है इसका सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञा के नाम पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हों उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे अमित एक अच्छा गायक है, वह गायन से प्रेम करता है। अमित तो क्या हुआ? अमित है संज्ञा। अमित एक अच्छा गायक है, वह गायन से प्रेम करता है। वह जो अमित की जगह किसने लिया है, स्थान किसने लिया, वह, ये क्या हो गया? सर्वनाम। उसके बाद आता है विशेषण। जो शब्द संज्ञा की विशेषता को प्रकट करे उसे क्या कहा जाता है? सर्वनाम, विशेषण कहा जाता है। यानी कि संज्ञा की विशेषता को जो प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा की विशेषता क्या? कैसे? जैसे गीता एक बहादुर लड़की है। गीता एक बहादुर लड़की है। गीता इसमें क्या है? गीता है संज्ञा। और बहादुर इसकी विशेषता बताइए, क्या है? बहादुर। बहादुर क्या आ गया? इसकी विशेषता। इसको क्या बोलते हैं? विशेषण। उसके बाद आता है क्रिया, जिसको हम वर्ब बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। चौथा क्या है इसका? क्रिया। किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। किसी काम का करना या होना पाया जाए। जैसे लड़का पढ़ रहा है, पढ़ना क्या है? क्रिया है। उसके बाद लड़की खेल रही है, तो खेलना क्या है? उसकी
क्रिया। उसके बाद अव्यय, जिन शब्दों के प्रयोग से शब्द के रूप में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता, यानी कि जिन शब्दों के प्रयोग से किसी भी तरह का परिवर्तन ना हो, उन शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है। अविकारी शब्दों को भी क्या कहा जाता है? अव्यय कहा जाता है। यानी कि जिन शब्दों के प्रयोग करने से किसी भी तरह का कोई बदलाव ना आए, कोई चेंजेस ना आए, उनको क्या बोलते हैं? अविकारी। अविकारी शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? अव्यय बोलते हैं। वैसे शब्द दो भी तरह के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। उसके बाद हमने पढ़ा था पदबंध। पहला, अब हमने ब्रीफ में बताया पद क्या होता है। अब आ गया पद बंध। पदबंध क्या होता है? पदबंध के अंदर, इसके अंदर स्पष्टतः ये होता है कि जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, यानी कि जब एक से अधिक पद मिलकर जब व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, तब उस बंधी हुई इकाई को क्या कहते हैं? पदबंध कहा जाता है। उस बंधी हुई इकाई को क्या कहा जाता है? पदबंध कहा जाता है। पदबंध के भी कितने भेद हैं? पदबंध के भी पदबंध के 5 भेद हैं। पहला है संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध के अंदर जैसे पद के 5 भेद आए थे, उसी तरह इसके भी 5 भेद होते हैं। पद और पदबंध में क्या अंतर होता है, मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि पद और पदबंध में क्या अंतर होता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। जबकि वाक्य में एक से अधिक पद परस्पर मिलकर जब एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, यानी कि जब एक पद एक वाक्य में प्रयुक्त कोई भी शब्द होता है तो वो क्या कहलाता है? पद। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक रूप से काम करते हैं तो उस बंधी हुई इकाई को क्या कहते हैं? पदबंध कहा जाता है। जैसे हमारे घर के चारों ओर वृक्ष हैं, इसके अंदर देखिए हमारे घर के चारों ओर वृक्ष। इसके अंदर हमारे घर चारों, ये क्या है? पद है। इन्होंने क्या किया? एक पदबंध का रूप बना दिया। उसके बाद पहला जो आता है संज्ञा पदबंध, मैंने जो आपको बताया है, इसके जो 5 भेद हैं। पहला जो भेद है वो है संज्ञा पदबंध। जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा का काम करते हैं तो उसे पदबंध, संज्ञा पदबंध कहा जाता है। जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा का काम करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? संज्ञा पदबंध कहा जाता है। जैसे दीवार के पीछे खड़ा पेड़ गिर गया, दीवार के पीछे खड़ा पेड़ गिर गया, इसके शीर्ष में संज्ञा पदबंध होता है और शेष जो पद होते हैं वो दूसरों पर आश्रित होते हैं, उसके ऊपर आश्रित होते हैं। उसके बाद दूसरा आता है सर्वनाम पदबंध। संज्ञा का बताया है, इसमें एक शीर्ष पर होता है और जो बाकी होते हैं वो उसके ऊपर निर्भर होते हैं, आश्रित होते हैं। अब आता है सर्वनाम। जब एक से अधिक पद एक साथ जुड़कर या मिलकर सर्वनाम
का कार्य करते हैं तो उसको सर्वनाम पदबंध कहा जाता है। इसके अंदर तो संज्ञा और इसके अंदर सर्वनाम, एक से अधिक जुड़कर या मिलकर का कार्य करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, सर्वनाम पदबंध कहा जाता है। जैसे विदेश से आए लोगों में कुछ लोग हिंदी जानते हैं, कुछ लोग यानी कि एक से अधिक, कुछ किसका वो किया, कुछ का, कुछ मैंने विदेश से आए लोगों के लिए इसका प्रयोग किया गया है कुछ। जैसे सर्वनाम की वो भी होती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। आपके मित्रों में से कोई भी नहीं आया, आपके मित्रों के लिए क्या आ गया, दूसरा जो शब्द का प्रयोग किया गया कोई भी। अगर ये अकेला आता है तो इसका मतलब यहाँ पे जो सर्वनाम है, जो पद है, सर्वनाम पद है, वो एक से अधिक है, कोई भी नहीं आया। उसके बाद आता है विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध के अंदर जब एक से अधिक पद एक साथ मिलकर संज्ञा की विशेषता को प्रकट करें, ये तो आपको पता ही है कि विशेषण का मतलब क्या होता है, विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा की विशेषता को प्रकट करे। तो इसके अंदर यही है, जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा की विशेषता को प्रकट करें तो उसे विशेषण पदबंध कहा जाता है। जैसे मेरी माता ने मुझे हरे रंग की कमीज दी, मेरी माता ने मुझे हरे रंग की कमीज दी, तो विशेषता क्या है, हरा रंग, हरे रंग की कमीज तो है लेकिन वो हरे रंग की है, उसकी विशेषता को प्रकट करता है। उसने एक बड़े चित्रों वाली पुस्तक दिखाई, पुस्तक की विशेषता क्या है कि उसके अंदर बड़े चित्र है। उसके बाद आता है क्रियापद बंध, जो चौथा नंबर है वो है क्रियापद बंध। क्रियापद बंध के अंदर क्या आता है कि जब एक से अधिक क्रियापद मिलकर क्रिया के रूप में काम कर संपन्न करते हैं उसे क्या कहा जाता है, क्रियापद बंध कहा जाता है। जैसे इसके अंदर मैंने बताया था पहले कि किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहा जाता है। तो इसमें एक से अधिक, क्योंकि बंध आ गया, पदबंध है, जब एक से अधिक होंगे तभी ये पदबंध कहलाएंगे। जैसे वह पढ़कर सो गया, तो इसके अंदर दो चीजें आ गई, पढ़े भी हैं वो और फिर सो गए। उसके बाद नाव पानी में डूबती चली गई, नाव पानी में डूबती चली गई, अब तो हमसे चला नहीं जा रहा, यानी कि इससे पहले हम चल पा रहा थे, इससे पहले हम चल पा रहे थे। उसके बाद आता है क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण जो यानी कि क्रिया की विशेषता को प्रकट करता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसके अंदर देखिए, जो पदबंध क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, क्रिया विशेषण यानी कि जो क्रिया की विशेषता को प्रकट करता है, इसे क्रिया विशेषण पदबंध कहा जाता है। इसमें क्रिया विशेषण शीर्ष पर होता है, इसमें जो क्रिया विशेषण होता है वो क्या होता है, शीर्ष पर होता है, और प्राय पर विशेषण आश्रित पद होते हैं। जैसे बच्चा रोता हुआ धीरे धीरे माँ के पास चला गया, तो इसके अंदर क्रिया की विशेषता बताइए कि बच्चा रोता रोता माँ के पास चला गया। क्रिया क्या कर रहा है, वो रो भी रहा है और चल भी रहा है, माँ के पास चला गया। वह जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगी, यानी कि कहना और जोर जोर से चिल्लाना, तो इसके अंदर क्या गया, ये इसकी विशेषता आई है कि वो जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगी। उसके बाद आता है संज्ञा।
ये संज्ञा के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि संज्ञा क्या होता है। उसके बाद हमने संज्ञा के बाद में हमने जो वाक्य है, वाक्य क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था। और वाक्य के मुख्य जो 5 भेद बताए थे, जो विशेषताएं बताई थी, योग्यता है, आकांक्षा है, शक्ति है जिसको निकटता कहते हैं, सार्थकता है, पदक्रम है, अन्वय है, इसके बारे में पढ़ा था। अब इससे आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे कि रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद कौन कौन से। तो आज इतना ही, धन्यवाद।